हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज़ प्रवेश और ये आधुनिक भारत की दूसरी क्लास है। और इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, कैसे क्षेत्रीय राज्य बने, किस तरह से नवाब का पद बना, आगे यूरोपीय कंपनियां आई, उनकी अपनी पॉलिसी थी, वो यहाँ पे बिजनेस करना चाहती थी। उसके बाद अंत में उनके उन कंपनियों की आपस में क्लैशेज हो जाते हैं, राजाओं से क्लैशेज हो जाते हैं और वहाँ से संघर्ष की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला संघर्ष होता है फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, जिसे हम कर्नाटक वॉर के नाम से भी जानते हैं। और कर्नाटक वॉर 3 हुए थे, तो एक एक करके हम कर्नाटक वॉर्स की हिस्ट्री को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्नाटक वॉर के कारण क्या थे। देखिए, कर्नाटक वॉर ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुआ था। इसका एम ये था कि ये दोनों कंपनियां दक्षिण भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। दक्षिण भारत में बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे मसाले थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिन पर ये कब्जा करना चाहती थी और एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए ये कर्नाटक युद्ध हुए और इनकी शुरुआत होती है यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुए संघर्ष से। इन वॉर्स का अल्टीमेट एम ये था कि ये भारतीय राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रही थी। तो इसी क्रम में सबसे पहले होता है पहला कर्नाटक युद्ध, जो सन 1746 से 1748 के बीच में होता है। सन 1740 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला शुरू होता है। वहाँ से इन दो देशों के बीच लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई यूरोप से लेकर के इंडिया तक फैल जाती है। जब ये लड़ाई इंडिया पहुँचती है तो ये दोनों कंपनी यहाँ भी लड़ने लगती हैं। उस समय पे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले हुआ करता था और ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर मोर्स हुआ करता था। उस समय दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करते थे जहां से सामान जाता था। उसमें से एक था मद्रास और दूसरा था पौंडीचेरी। और ये दोनों के दोनों बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। इसकी शुरुआत वैसे ब्रिटिश कंपनी करती है, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। और सन 1746 में एक छोटा सा सेंट टोमे का युद्ध होता है। उससे इस युद्ध को काफी हाइक मिल जाती है। सन 1748 में एक्सला चैपल की एक संधि होती है। इसके कारण ये युद्ध खत्म हो जाता है। ये इस युद्ध का एक सार था। अब एक्चुअल में होता क्या है उसे समझते हैं। देखिए, डुप्ले जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर होता है, जब इंडिया में ये खबर पहुंच जाती है कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है, तो डुप्ले क्या करता है, सबसे पहले नवाब अनवरुद्दीन के पास जाता है और उनसे कहता है कि नवाब साहब, आप ये ध्यान रखें कि यूरोप में जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा है वो भारत तक ना फैले और हम आपस में यहाँ पे ना लड़े, इसका ख्याल आप रखें, आप हमें मैनेज करें। और यही बात डुप्ले मोर्स के सामने भी रखता है कि हमें आपस में यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। हमारे जो क्लैशेस हैं, जो लड़ाई है, वो यूरोप है, तो यूरोप तक ही वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, होता क्या, डुप्ले बहुत चालाक होता है। उसने ये बात तो रख दी थी कि हमें यहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा करता नहीं है। वो क्या करता है, सन 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोडोनो की मदद लेता है और मद्रास पर कब्जा कर लेता है। तो अब देखिए, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में दो बंदरगाह हैं, एक है मद्रास और दूसरा है पौंडीचेरी। तो डुप्ले ने मॉरिशस की मदद ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से फ्रांस का कब्जा मद्रास पर हो जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो मॉरिशस का गवर्नर लाबोडोर्नो होता है, उसका डुप्ले से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। इसके कारण वो 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेता है और मद्रास को अंग्रेजों को दे देता है। लेकिन लाबोडोर्नो वापस मॉरिशस जाता है। उसके जाने के कुछ टाइम बाद डुप्ले फिर से मद्रास पर अपना कब्जा कर लेता है। इस तरह से अंत में मद्रास में डुप्ले यानी फ्रांसीसी कंपनी का कब्जा हो जाता है। कि डुप्ले कर्नाटक के नवाब यानी अनवरुद्दीन को भी ये आश्वासन दिया होता है कि जब वो मद्रास जीत लेगा तो उसके बाद उसे वो अनवरुद्दीन को सौंप देगा। लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा करता नहीं है। इससे क्या होता है, अनवरुद्दीन का एक बेटा होता है, उसका नाम था
महफूज खान। महफूज खान क्या करता है, यहाँ से मद्रास पर फ्रांसीसी पर आक्रमण कर देता है और अडियार के पास एक युद्ध होता है जिसे हम सेंट टॉमे का युद्ध कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्रांस की सेना होती है वो अनवरुद्दीन के बेटे यानी महफूज खान की सेना को हरा देती है और इसी को सेंट टॉमे का युद्ध कहा जाता है। और यहाँ पे से डुप्ले ने नवाब की सेना को भी हरा दिया और एक तरह से अंग्रेजों को भी दबा दिया, और इस तरह से मद्रास पर डुप्ले का ही कब्जा हो जाता है। अब जैसे ही कब्जा हुआ तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है और फ्रांसीसी कंपनी की भी को भी लगता है कि हाँ, अब हम काफ़ी सक्षम हो चुके हैं। हमने एक तरफ से अंग्रेजों को भी रोक के रखा हुआ है और दूसरी तरफ से हमने नवाब की सेना को भी हराया हुआ है। तो उनका एम काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, ये फ्रांसीसी कंपनी यहाँ से पौंडीचेरी पे कब्जा करने की कोशिश करती है और यहाँ पे एक अंग्रेज बस्ती होती है जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट डेविड। उसका घेराव करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। उसके बाद में इंग्लैंड से अंग्रेजों के लिए मदद आती है, उनके लिए वहाँ से सेना भेजी जाती है और वे भी पांडिचेरी को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी नहीं घेर पाते और ये भी नहीं घेर पाता है। इस वजह से पांडिचेरी क्लियर रह जाता है, लेकिन मद्रास पर फ्रांसीसी कंपनी का कब्जा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, यूरोप में एक्सला चैपल की संधि हो जाती है जिसके कारण वहाँ वॉर खत्म होती है, तो यहाँ पर भी वॉर खत्म हो जाती है। तो इस हिसाब से ये पहला कर्नाटक वॉर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताई है स्टोरी, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे से इसे नोट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देखिए, उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इससे आपको आगे समझ में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है। इसके बाद होता है दूसरा कर्नाटक वॉर, जो सन 1749 से लेकर सन 1754 तक रहता है। देखिए इसकी स्टोरी क्या होती है। हैदराबाद और कर्नाटक दो ऐसे राज्य थे जहाँ पे उत्तराधिकार का मामला शुरू हो जाता है और इस मामले पे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के दोनों खुल के भाग लेते हैं और इसकी शुरुआत गवर्नर डुप्ले करता है। अंत में जो हैदराबाद है वो फ्रांसीसी कंपनी के पास चला जाता है और जो कर्नाटक है वो ब्रिटिश कंपनी के पास चला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसकी स्टोरी को समझते हैं। सन 1748 में हैदराबाद का जो निज़ाम होता है उसकी डेथ हो जाती है और उसका नाम था आसफ जाह निज़ाम उल मुल्क। और इससे क्या होता है, उसका जो पुत्र होता है नासिर जंग और उसका जो पौत्र होता है मुजफ्फर जंग, उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है कि उसके बाद अगला नवाब कौन बनेगा। ठीक है। अब इसी तरह का एक दूसरा मुद्दा कर्नाटक में भी चल रहा होता है जहाँ पे नवाब अनवरुद्दीन और उससे पहले के नवाब जिसका नाम दोस्त अली था, उसके दामाद चंदा साहब के बीच भी इसी तरह का उत्तराधिकार का मामला शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको अब थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए हैदराबाद में दो दावेदार हैं, एक है नासिर जंग, ठीक है, और दूसरा है मुजफ्फर जंग। और इसी तरह कर्नाटक में भी दो दावेदार हैं, एक का नाम अनवरुद्दीन और दूसरा है चंदा साहब। ठीक है। अब देखिए डुप्ले बहुत ही चालाक इंसान था। ठीक है। वो क्या करता है, डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, तो ये देखिए ये फ्रांसीसी कंपनी है, यानी यहाँ पे डुप्ले बैठा है। ठीक है। डुप्ले क्या करता है, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को मिला लेता है, एक करता है। ठीक है। हैदराबाद से मुजफ्फर जंग और कर्नाटक से चंदा साहब को मिलाता है और ये दोनों मिलकर के आगे सबसे पहले कर्नाटक में अनवरुद्दीन पर हमला कर देते हैं और 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के पास अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अब अनवरुद्दीन मारा गया और उसका एक बेटा होता है, उसका नाम था मोहम्मद अली, और वो युद्ध के मैदान से भाग जाता है, निकल जाता है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो कर्नाटक पर सीधे सीधे चंदा साहब का अधिकार हो गया, तो कर्नाटक चला गया चंदा साहब के पास। कर्नाटक से एक दावेदार अनवरुद्दीन चला गया, मारा गया और मोहम्मद अली भाग गया। इससे फ्रांसीसियों को ये फायदा होता है कि पौंडीचेरी के पास एक बहुत बड़ी जगह मिल जाती है। इसके बाद अगले साल यानी सन 1750 में यहाँ पे हैदराबाद का जो दूसरा दावेदार नासिर जंग था, वो क्या करता है, नासिर जंग ब्रिटिश के सहयोग से हमला कर देता है कर्नाटक पर, जहाँ पे उसे चंदा साहब तो नहीं मिलता है लेकिन उसे मिल जाता है मुजफ्फर जंग को वो
हमला करके बंदी बना लेता है। अब यहाँ पे फिर से डुप्ले फिर से अपनी कूटनीति चलता है। वो क्या करता है, डुप्ले क्या करता है, जो नासिर जंग है इसके जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनको खरीद लेता है, उनको रिश्वत देता है और उनको अपने पक्ष में कर लेता है। और कुछ टाइम बाद नासिर जंग की हत्या हो जाती है। इस हिसाब से नासिर जंग भी यहाँ पे मारा जाता है। ठीक, अब देखिए अनवरुद्दीन मारा जा चुका है, नासिर जंग वो भी मारा जा चुका है। ठीक है, अब बचते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। मुजफ्फर जंग बना हैदराबाद का नया नवाब। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, जैसे वो पद में बैठने वाला होता है, नवाब बनने वाला होता है, उसकी भी हत्या हो जाती है, यानी कि मुजफ्फर जंग भी मारा जाता है। उसके बाद हैदराबाद का नया नवाब बनाया जाता है सलावत जंग को, और ये सलावत जंग होता है इस नासिर जंग का छोटा भाई। ठीक है, तो नासिर जंग का छोटा भाई सलावत जंग हैदराबाद का नया नवाब बनता है। अब सलावत जंग क्या करता है, फ्रांसीसी को हैदराबाद का जो उत्तरी प्रदेश होता है उसको उनको देता है। अब देखिए क्या होता है, अब नासिर जंग मारा जा चुका है, मुजफ्फर जंग मारा गया है, अनवरुद्दीन मारा गया है। अब बचे हैं चंदा साहब और जो भागा हुआ व्यक्ति है मोहम्मद अली, वो बचा हुआ है। ठीक है, और हैदराबाद का नवाब बन चुका है नासिर जंग का छोटा भाई सलावत जंग। ठीक है, यानी कि चंदा साहब और मोहम्मद अली अभी भी बचे हुए हैं। अगले साल क्या होता है, अगले साल सन 1751 में अंग्रेज सैंडर्स को मद्रास का गवर्नर बनाते हैं। और सैंडर्स क्या करता है, कर्नाटक में मोहम्मद अली जो युद्ध के मैदान से भाग गया था उसकी हेल्प के लिए एक अंग्रेजी सेना को तिरुचिरापल्ली भेज देते हैं। अब यहाँ से जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भी वहाँ से चंदा साहब की को सपोर्ट करने के लिए एक सेना को भेज देता है। इससे क्या होता है, कर्नाटक एक पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद तंजावुर और मैसूर के शासक और यहाँ तक कि मराठा सरदार मुरारी राव भी अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते हैं। इससे अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। और जब अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरी तिरुचिरापल्ली को घेराबंदी कर रहे होते हैं, उस समय अंग्रेज गवर्नर सैंडर्स होता है, वो क्या करता है, वो कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर देता है। और ये करने के लिए उसे रॉबर्ट क्लाइव कहता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत चालाक इंसान था। उसने सैंडर्स को ये आदेश दिया या सुझाव दिया कि तुम जाके अर्काट पर आक्रमण कर लो, और एक्चुअल में वो उनका ये डिसीजन बहुत सक्सेसफुल होता है और वो 1751 में अर्काट को जीत लेते हैं। आगे क्या होता है, चंदा साहब अपने बेटे, यानी कि क्योंकि वो लोग तो तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी में लगे हुए थे, आगे क्या होता है, चंदा साहब अपने बेटे रजा खान के नेतृत्व में एक सेना को अर्काट भेज देते हैं और अंग्रेजों पर दबाव बनाने में काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की हेल्प के लिए एक और सेना आ जाती है मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में। तो इससे क्या होता है, रजा खान यानी कि जो चंदा साहब का बेटा है उसको अर्काट से पीछे हटना पड़ जाता है। ठीक है, तो अर्काट पे यानी कि राजधानी पे अंग्रेजी सेना का कब्जा हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं। जो चंदा साहब वहाँ से भाग जाते हैं और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नया नवाब बना दिया जाता है। इस तरह से संघर्ष तो आगे जारी रहता है, लेकिन फ्रांस की जो सरकार थी वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि डुप्ले बार बार कूटनीति चल रहा होता है, लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है। तो सन 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसके बाद नया गवर्नर बनता है, उसका नाम था गोडेहू। और उसके बाद सन 1755 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच पौंडीचेरी की संधि होती है और ये दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हैदराबाद फ्रांसीसियों के पास चला जाता है और कर्नाटक ब्रिटिश कंपनी को मिल जाता है। और देखिए ये जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे यहाँ पे पॉज करके इसे यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा ये है, इसका पहला हिस्सा ये है, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा ये है, और तीसरा हिस्सा इसका ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है जो सन 1758 से लेकर 1763 तक होता है। देखिए ये यूरोप में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षों तक एक युद्ध चलता है और ये उसी युद्ध का हिस्सा होता है।
और ये युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में अमेरिका से लेकर भारत तक फैल जाता है। देखिए, दूसरे कर्नाटक वॉर में डुप्ले को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे नया गवर्नर आता है जिसका नाम गोडेहू था। नया गवर्नर इस वॉर की कंडीशन को ठीक से संभाल नहीं पाता है, तो फ्रांस की सरकार क्या करती है, उसकी सहायता के लिए काउंट डी लाली को वहाँ से भेजती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जिसके कारण हैदराबाद फ्रांस के हाथ से निकल जाता है। अब फ्रांसीसी कंपनी केवल पुंडीचेरी तक ही रह जाती है और इस युद्ध को 1760 के वांडीवाश युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मतलब तीसरे कर्नाटक युद्ध का दूसरा नाम ही 1760 का वांडीवाश युद्ध है। अब इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर जिसका नाम काउंटर डी लाली होता है, वो ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट के हाथ से बहुत बुरी तरह से हार जाता है और इसी के साथ भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य बनने का सपना भी खत्म हो जाता है। पेरिस की संधि होती है और 7 वर्षों का ये युद्ध खत्म होता है और इसी संधि के साथ भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में भी संधि हो जाती है। लेकिन फ्रांस के हाथ से भारत और कनाडा दोनों के दोनों क्षेत्र निकल जाते हैं और ब्रिटेन यहाँ से सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन के निकलता है। देखिए, ब्रिटिश कंपनी की जीत के बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थी और उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। रॉबर्ट क्लाइव और आयरकुट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश कंपनी के पास बंगाल के संसाधन मिल जाते हैं। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे।